नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। आज पहले शहबाज और मुनीर के नए ब्रह्मोस संकट वाली कुंजी खोलेंगे। जिस ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के 9 एयरबेस तबाह किए थे, उसका नया अवतार आ रहा है। लेकिन भारत से लॉन्च हुआ ये मंगल समाचार कैसे पाकिस्तान में मिसाइल की तरह गिरा है, देखिएगा। फिर भारत पाकिस्तान के उस कूटनीति युद्ध की डिटेल जिसका सेंटर अमेरिका है। टीम भारत के लिए धुआंधार शॉट खेल रहे शशि थरूर के सामने अब पाकिस्तान के बिलावल आए हैं। लेकिन कैसे थरूर के सामने हर फील्ड में बिलावल कच्चे खिलाड़ी हैं, ये आपको बताएंगे। एक बड़ी खबर यह है कि विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। इसके लिए 16 राजनीतिक दलों ने पीएम मोदी को एक लेटर लिखा है। फिर एक चौंकाने वाली खबर बांग्लादेश से, जहां मोहम्मद यूनुस ने कट्टरपंथियों के लिए टैक्स छूट योजना निकाली है। उन जमातियों का सम्मान हो रहा है जिन्होंने शेख हसीना की सरकार को गिराने में बड़ी भूमिका निभाई। यूनुस की नजरों में ये कट्टरपंथी वॉरियर्स हैं। सीरियस अनिल चौहान ने आज ऑपरेशन सिंदूर पर एक और बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि युद्ध में नुकसान नहीं बल्कि नतीजे मायने रखते हैं। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को भी चेतावनी दी है कि भारत एटमी धमकी को बर्दाश्त नहीं करेगा। आज हम आपको पाकिस्तान से एक चौंकाने वाली खबर भी दिखाएंगे, जहां 216 कैदियों ने भूकंप की आपदा में जेल तोड़कर भागने का अवसर निकाला। कराची की जेल से 216 कैदी कैसे भागे, भागते भागते उन्होंने क्या कहा, इस पर एक दिलचस्प वीडियो तैयार है। और क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खबर, इस बार आईपीएल को नया चैंपियन मिलने वाला है। अब से थोड़ी देर बाद किंग्स 11 पंजाब और बेंगलुरु रॉयल चैलेंजर्स में फाइनल मुकाबला होगा। खास बात यह है कि आईपीएल की क्लोजिंग सेरेमनी को ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर रखा गया है। सत्ता में आज सबसे पहले ये बात करते हैं कि हिंदुस्तान के उस बाहुबली की जिसकी चर्चा पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हो रही है। इसका नाम है ब्रह्मोस। वैसे तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ब्रह्मोस से इतना भयभीत है कि वो इसके नाम से ही कांपता है। लेकिन आज पाकिस्तान के भय की मात्रा बहुत बढ़ने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर के लिए एक धमाकेदार ट्रेलर हम दिखाने जा रहे हैं, जिसके 2 स्टार हैं। जैसे किसी फिल्म में किरदार होते हैं, वैसे ही इस ट्रेलर में 2 हथियार हैं। ऐसे हथियार जो हीरो की तरह दुश्मन की धरती पर एंट्री करते हैं और पल भर में तबाही मचाकर चले जाते हैं। एक स्टार का नाम है ब्रह्मोस 2। यह ब्रह्मोस का नया अवतार है। दूसरा है तेजस MK1A, जो इसी महीने वायुसेना को मिलने वाला है। पहले बात होगी ब्रह्मोस के नए वर्जन की, जिसकी चर्चा पाकिस्तान में ज्यादा हो रही है, क्योंकि आप भी जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस ने कैसे पाकिस्तान में घुसकर गदर मचाया था। ये भारत की नई ब्रह्मोस शक्ति की शुरुआत है, जो वर्तमान में ब्रह्मोस मिसाइल से कहीं ज्यादा ताकतवर है। इसकी रेंज ज्यादा है, इसकी मारक क्षमता ज्यादा है, इसकी रफ्तार ज्यादा है, जिसने परमाणु दम भरने वाले पाकिस्तान के होश ठिकाने ला दिए थे। उसका लेटेस्ट वर्जन इससे भी ज्यादा घातक होगा। इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। और ये चुनौती सिर्फ पाकिस्तान की ही नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के हथियार वाले मददगार सभी मुल्कों के लिए है। आपको जो ये विस्फोट की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये ब्रह्मोस के शक्ति प्रदर्शन की तस्वीर है, जो हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में देखने को मिला था। ब्रह्मोस का निशाना इतना अचूक था, इतना सटीक था कि पाकिस्तान में मौजूद आतंकी अड्डे नष्ट हो गए। पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह हो गए थे। पाकिस्तान देखता रह गया और ब्रह्मोस ने उसके घर में घुसकर कई ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया, आतंकी हेडक्वार्टर को खंडर बना दिया। इस तस्वीरों को देखकर यह अंदाजा लगाइए कि ब्रह्मोस का अगला वर्जन कितना नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए सत्ता के सभी न्यूज मित्रों को आज ब्रह्मोस के नए वर्जन के बारे में सब कुछ जानना चाहिए। रक्षा सूत्रों के अनुसार भारत और रूस ब्रह्मोस 2 के संयुक्त उत्पादन के लिए तैयार हो गए हैं। भारत और रूस के बीच ब्रह्मोस 2 के संयुक्त विकास को लेकर उच्च स्तर पर फिर से बातचीत शुरू होने वाली है। डीआरडीओ ने स्वदेशी स्क्रैमजेट इंजन का परीक्षण किया है। स्वदेशी इंजन से ब्रह्मोस 2 की मारक क्षमता बढ़ेगी। रूस की जिरकॉन मिसाइल की तर्ज पर ब्रह्मोस 2 बनाई जाएगी। एक सवाल आपके मन में ये जरूर उठ रहा होगा कि नई ब्रह्मोस मिसाइल कितनी अलग होगी, कितनी शक्तिशाली होगी। वैसे इसकी रेंज में पूरा पाकिस्तान आ सकता है, ये हम आपको बता देते हैं। इस ब्रह्मोस के दोनों अवतार के तुलनात्मक विश्लेषण से आइए समझते हैं कि इसकी मारक क्षमता की अगर बात करें तो ब्रह्मोस 2 की मारक क्षमता 1500 किलोमीटर है, जबकि ब्रह्मोस की मारक क्षमता 290 से 890 किलोमीटर तक है।
ब्रह्मोस को नए वर्जन की रेंज लगभग दोगुनी है। ये आज पाकिस्तान को नोट करके रख लेना चाहिए। रफ्तार की अगर बात करें तो ब्रह्मोस 2 की रफ्तार ध्वनि से 8 गुना ज्यादा है, मतलब लगभग 9,880 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की अधिकतम दूरी तक पहुंचने के लिए इस मिसाइल को अधिकतम 20 मिनट ही लगेंगे। इस्लामाबाद तो सेकंडों में ही मिसाइल पहुंच जाएगी। वहीं अभी इस्तेमाल होने वाली ब्रह्मोस की रफ्तार ध्वनि से 3.5 गुना ज्यादा है, जो लगभग 1,235 किलोमीटर प्रति घंटा है। वजन की अगर इसकी बात करें तो ब्रह्मोस 2 1.33 टन का होगा। अभी ब्रह्मोस का वजन 2.65 टन है। सबसे बड़ा अंतर इंजन का है। नई ब्रह्मोस में स्क्रैमजेट इंजन होगा। स्क्रैमजेट एक एयर ब्रीदिंग जेट इंजन का हाईटेक रूप है जो बहुत तेज गति पर काम करता है। यह हाइपरसोनिक गति पर चलने वाली मिसाइलों और विमानों के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीक है। अभी ब्रह्मोस इंजन में रैमजेट तकनीक है। आपको यह भी बता दें कि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के हाइपरसोनिक वेरिएंट ब्रह्मोस 2 का निर्माण एडवांस स्टेज में है। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस की अपार सफलता के बाद ब्रह्मोस 2 के निर्माण पर तेजी से काम हो रहा है। इस वेरिएंट में रूस की जिरकॉन मिसाइल की तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। ब्रह्मोस 2 को रूस और भारत का रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO मिलकर डेवलप कर रहे हैं। वर्तमान में ब्रह्मोस दुनिया की एकमात्र ऐसी मिसाइल है जिसे जमीन, हवा और पानी और पनडुब्बी जैसे 4 प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि रूस की जिरकॉन मिसाइल बहुत ही घातक है। ब्रह्मोस 2 भी इसी तकनीक के आधार पर तैयार होगी। इसे पनडुब्बी, युद्धपोत और जमीन पर मौजूद लॉन्च प्लेटफॉर्म से फायर किया जा सकता है। जिरकॉन की रफ्तार 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये आवाज से 9 गुना तेज रफ्तार से प्रहार करती है। इसकी रेंज 1,000 किलोमीटर है। आज आपको ये भी जानना चाहिए कि कैसे पाकिस्तान के लिए ब्रह्मोस एक बुरे सपने की तरह है। पाकिस्तान ने खुद माना है ब्रह्मोस ने उसके एयरबेस को तबाह किया था। अब ब्रह्मोस 2 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। पाकिस्तान की ब्रह्मोस वाली पीड़ा के साथ आपको ब्रह्मोस की शक्ति का वीडियो परिचय भी कराते हैं। ब्रह्मोस 1 है, उसमें भी रेंज में सुधार हो रहा है। वो हाइपरसोनिक ही है, लेकिन ब्रह्मोस 2 कहीं ज़्यादा कद्दावर और ताकतवर होगी और इसका भी प्रोडक्शन जॉइंटली होगा जैसे कि ब्रह्मोस का होता रहा। आवाज़ या ध्वनि की गति से वो 8 या 9 गुना गति से तेज़ चलेगी और इस गति की वजह से होगा ये कि वो दुश्मन के राडार को चकमा दे सकती है और दुश्मन की एयर डिफेंस के सब एयर डिफेंस को तहस नहस करते हुए अपने टारगेट पर जाएगी। टारगेट भी उसके सेट होंगे और अपने सेट टारगेट के हिसाब से वो उस टारगेट को नेस्तनाबूद कर सकती है। ये ब्रह्मोस 2 का एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। आपने एक स्लोगन जरूर सुना होगा, आपदा में अवसर। इसका अर्थ है किसी कठिन परिस्थिति में भी कई सकारात्मक संभावनाएं और लाभ के अवसर छिपे हो सकते हैं। यानी इंसान को मुश्किल समय में भी नए रास्ते खोजने चाहिए। लेकिन कल रात आई एक आपदा के दौरान पाकिस्तान की जेल में बंद 216 कैदियों ने ऐसा अवसर निकाला जिसे सुनने के बाद अब आप ये कहेंगे कि ये पाकिस्तान है जहां कुछ भी मुमकिन है। असल में कल रात पाकिस्तान के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। एहतियात के तौर पर कराची में मलीर जेल की बैरकों से कैदियों को बाहर निकाल दिया गया, लेकिन मौका मिलते ही भूकंप की आपदा को मलीर जेल के 216 कैदियों ने अवसर में बदल दिया और जेल से फरार हो गए। इसमें कुछ आतंकवादी भी बताए जा रहे हैं। दावा यह है कि कुछ कैदी बैरक की दीवार तोड़कर भाग गए तो किसी ने जेल के मेन गेट को तोड़कर भागने में कामयाबी हासिल की और इसके बाद कैदियों की ऐसी रेस शुरू हुई कि कौन किससे ज्यादा तेज भाग सकता है। और जब तक जेल प्रशासन को कुछ भी समझ आता, 200 से ज्यादा कैदी मलीर जेल से भाग चुके थे। फिर जिसे जहां मौका मिला वहां छिप गया। स्थानीय लोगों ने इन कैदियों के वीडियो बनाए। पहले वो दिलचस्प वीडियो देखिए, कैदियों की बातें सुनिए, फिर बताएंगे कि जेल से भागे इन 216 कैदियों का हुआ क्या। जेल से कैदियों के भागने के बाद कराची के मलीर जेल वाले इलाके में अफरा तफरी मच गई। सड़क पर गोलियों की आवाजें आने लगी। दौड़ते हांफते पुलिस वाले नजर आ रहे थे। पुलिस की गाड़ियां भाग रही थी। वैसे पुलिस और अर्धसैनिक बलों की टुकड़ी थोड़ी देर में जेल पहुंच गई। आसपास की बस्तियां, राजमार्ग और गांव सील कर दिए गए। मस्जिदों से ऐलान किए गए कि भागे हुए कैदियों को गिरफ्तार करने में जनता पुलिस की मदद करे
और जंग जैसी स्थिति के बीच आपदा को अवसर में बदलने वाले कैदियों को पकड़ने का ऑपरेशन शुरू हुआ। लेकिन लंबी लड़ाई के बाद सिर्फ 80 कैदी ही दोबारा पकड़े जा सके, जबकि अब भी 130 से ज्यादा खूंखार कैदी पुलिस के नेटवर्क से बाहर जाने के बाद नॉट रीचेबल हैं। और इन घंघोर बेइज्जती पर अब भी वहां की सत्ता और जेल प्रशासन मरहम पट्टी करने में लगा हुआ है। और अब सत्ता की राजनीतिक कुंजी खोलते हैं, जिसमें आज खबरों के स्वदेशी और विदेशी दोनों संस्करण मौजूद हैं। पाकिस्तान को एक्सपोज करने के बाद विदेश दौरे पर गई सर्वदलीय सांसदों की टीम के बयान राष्ट्रभक्ति की नई नई मिसाल दे रहे हैं। तो भारत में विपक्षी दल सरकार की जिम्मेदारी तय करने के लिए संसद के विशेष सत्र की मांग कर रहे हैं। इन दोनों खबरों पर हमने सत्ता की राजनीतिक कुंजी तैयार की है। शुरुआत करते हैं राजनीति की विदेशी खबरों से, जिसमें गर्व वाली कूटनीति की मात्रा काफी ज्यादा है। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे संघर्ष के बाद ये पहला मौका है जब भारत और पाकिस्तान का आमना सामना हो रहा है। और जहां ये आमना सामना हो रहा है वो देश है अमेरिका। अमेरिका इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पिछले 23 दिनों में करीब 12 बार इस सीज फायर का क्रेडिट खुद ले चुके हैं। भारत की ओर से ऑल पार्टी डेलीगेशन की अगुवाई कांग्रेस के सांसद शशि थरूर कर रहे हैं और पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। भारत का प्रतिनिधिमंडल ब्राजील, पनामा, कोलंबिया और गुयाना की यात्रा के बाद 3 जून को वॉशिंगटन पहुंचा है, जबकि पाकिस्तान का डेलीगेशन ओआईसी देशों को वरगलाने की नाकाम कोशिश के बाद 2 जून को अमेरिका पहुंच चुका है। वैसे तो भारत और पाकिस्तान के डेलीगेशन एक दूसरे से सीधे नहीं टकराने वाले हैं, लेकिन दोनों देशों के डेलीगेशन अमेरिका में वहां के सांसदों, नीति निर्माताओं और थिंक टैंक से मुलाकात कर अपने अपने देश का पक्ष मजबूती से रखने की कोशिश करेंगे। दोनों देशों की तरफ से बयान भी आने लगे हैं। भारत का फोकस जहां पाकिस्तानी आतंकवाद पर है, पाकिस्तान में आतंकियों को मिल रहे ऑक्सीजन पर है, वहीं पाकिस्तान नए नए बहाने बना रहा है। एक बार दोनों तरफ से आ रहे बयान सुनिए, फिर आपको और आगे ले चलेंगे। Kashmir and we are family together. Nobody can break up this family. Nobody can break up our home. That is the only message we are giving. And the limited exercise we need to do to ensure that our family remains safe. You know, when we struck those terror bases on the 7th, as I said, every one of those bases identified linked to terror. Next morning, there is a funeral at one of his sites, conducted by a person who's also named in the committee, Hafiz Abdul Rauf, who's an elite figure named in the United Nations Sanctions Group. He's conducting the funeral, and look who's attending: uniformed officers of the police and military of Pakistan. भारत की नकल करते हुए पाकिस्तान दुनिया के सामने अपना पक्ष रखने के लिए नेताओं को भेज तो रहा है, लेकिन उसके पास ना भारत की टक्कर के नेता हैं और ना ही नीयत। इसे आप ऐसे समझिए कि भारतीय दल की अगुवाई कांग्रेस के सांसद शशि थरूर कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की तरफ से बिलावल भुट्टो हैं। थरूर एक सेल्फ मेड मैन है। वो यूपीए सरकार में विदेश मंत्री रह चुके हैं, यूएन में लंबे समय तक काम कर चुके हैं और कई अहम पदों पर रहे हैं। फिलहाल विदेश मंत्रालय की कमेटी से जुड़े हैं, जबकि बिलावल भुट्टो को पार्टी विरासत में मिली है। वो मात्र 16 महीने विदेश मंत्री रहे हैं, कोई पुराना अनुभव नहीं है। विदेश मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल काफी खराब रहा है। 70 साल के शशि थरूर के दुनिया भर के विदेश नीति एक्सपर्ट से संबंध रहे हैं। वो निजी तौर पर भी दुनिया की बड़ी हस्तियों को जानते हैं और सरकारों में बैठे लोगों से संबंध रखते हैं। थरूर ने कई किताबें लिखी हैं और शानदार वक्ता है जो उनकी पहुंच को बताता है, जबकि पाकिस्तान के बिलावल की उम्र अभी 36 साल है। विदेश नीति के मामले में वो नए हैं। वो अनुभव में थरूर के सामने टिकते ही नहीं हैं। विदेश में पढ़े होने और अच्छी अंग्रेजी बोलने के अलावा उनके पास कुछ और खास बताने के लिए नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान के एक्सपर्ट ही बिलावल पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि विदेश में गर्व से भर देने वाली कूटनीति के अलावा उन लोगों के एजेंडे को भी ध्वस्त किया जा रहा है जो भारत को भाषा, धर्म और जाति के आधार पर बटा हुआ देखना चाहते हैं। दरअसल डीएमके की सांसद एमके कानिमोदी से एक पत्रकार ने आतंकवाद पर सवाल न करके एक एजेंडाधारी सवाल पूछा। सवाल था कि भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है। इस पर कानिमोई ने कहा कि भारत की राष्ट्रीय भाषा एकता और विविधता है। यही संदेश ये प्रतिनिधिमंडल दुनिया को दे रहा है और आज यही सबसे महत्वपूर्ण बात है।
कनिमोई के इस जवाब के बाद तालियां बजने लगी। ऐसे ही एक सवाल का सामना कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद को करना पड़ा। उनसे पूछा गया कि कहा जा रहा है कि आपको बीजेपी की तरफ से भेजा गया है। इस पर सलमान खुर्शीद ने कहा कि इससे फर्क नहीं पड़ता है कि किसने भेजा है, वो देश के लिए बोल रहे हैं। एक बार इन दोनों बयानों को सुनिए, फिर देसी राजनीति की तरफ भी बढ़ेंगे। People keep saying, what are you doing in a delegation where there are people from the BJP? What are you doing there? Now, what are we doing here? We are doing here is what is needed for the country. No matter which party you're from, today what is needed is a single voice to speak in favor of the nation, and that's what we are doing here. And I think when I say, is it so difficult to be a patriot? Wanted to know about the national language. I think the national language of India is unity in diversity. And that is the message this delegation brings to the world. And I think that is the most important thing today. And let us continue with that. एक तरफ सर्वदलीय डेलीगेशन है जिसमें विपक्षी दलों के सांसद भी शामिल हैं। वो विदेशी धरती पर पाकिस्तान की नींद उड़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ देश में विपक्ष सरकार की जिम्मेदारी तय करने में लगा है। इंडिया गठबंधन ये चाहता है कि इस बात की जिम्मेदारी तय हो कि किसकी गलती से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, और सरकार ये बताए कि पाकिस्तान के साथ युद्ध जैसे तनाव में भारत के कितने एयरक्राफ्ट गिरे। इसके लिए विशेष सत्र बुलाने की मांग की जा रही है, लेकिन समस्या यह है कि खुद विपक्ष इस मसले में बटा हुआ है और बिखरा हुआ दिख रहा है। इंडिया गठबंधन के 16 दलों ने सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। आम आदमी पार्टी ने विपक्ष के इस संयुक्त पत्र से दूरी बना ली है। शरद पवार की एनसीपी भी इस बैठक से दूर ही रही है। शरद पवार ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर संसद में खुली बहस से ज्यादा गोपनीय सर्वदलीय बैठक बेहतर होगी। कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन की बैठक से विपक्षी एकता से ज्यादा बिखराव वाला मैसेज मिला है। दरअसल कांग्रेस सूत्रों का दावा यह है कि राहुल गांधी चाहते थे कि विशेष सत्र को लेकर समन्वित तरीके से पहल हो। इसके लिए उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अखिलेश यादव, अभिषेक बैनर्जी, टीआर बालू और आदित्य ठाकरे से संपर्क किया। केसी वेणुगोपाल और गौरव गोगोई ने दूसरे राजनीतिक दलों से संपर्क किया। दिलचस्प यह है कि कांग्रेस की तरफ से आम आदमी पार्टी से कोई संपर्क नहीं किया गया और यहीं से बिखराव की शुरुआत हुई। 17 parties, 16 parties have written a letter to the Prime Minister demanding, seeking, asking for a special session of Parliament. देखिए, जब ये ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी उस समय ये विषय आया था। अभी विषय तो अभी ऑल पार्टी डेलीगेशन गया हुआ है। ऑल पार्टी डेलीगेशन ही अपना आप में बहुत बड़ी बात है। सभी दलों के लोग उसमें जुड़े हुए हैं, अनुभवी लोग जुड़े हुए हैं, और वो जब आ जाएंगे, उनकी रिपोर्ट आएगी, तो उसके बाद क्या परिस्थितियां बनती है आपको बताएंगे। ये जो ऑपरेशन है और आगे की क्या रणनीति बने, हम मिलजुल कर संसद में उस पर बहस करें, चर्चा करें। और अब जबकि देश की सरकार अलग अलग दुनिया की राजधानियों में अपनी बात रख रही है, तो देश की संसद के सामने भी सारी बात रखे, क्योंकि 140 करोड़ लोगों की भावनाएं हमारी संसद ये लोकतंत्र से जुड़ी हुई। हम प्रमुख अपोजिशन पार्टी है। देश में जो हुआ है उसके लिए स्पेशल सेशन, एक विशेष सत्र बुलाकर चर्चा हुई तो लोकतंत्र की प्रतिष्ठा रहेगी और देश की जनता को सच पता चलेगा। इन सब के बीच ट्रांजिशन ये है कि देश में विपक्ष बिखरा हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे से टकरा रहे हैं, लेकिन देश हित में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एकजुट हैं, और इसके कई ट्रेलर दुनिया के अलग अलग देशों से देखने को मिल भी रहे हैं। Terrorism has become an economic industry for Pakistan to hold the world to account. Our Prime Minister has made it very clear
Operation Sindoor was necessary because these terrorists came and wiped the sindoor off the foreheads of 26 women. Best thing now which the Kingdom of Saudi Arabia, the Kuwait government and the Bahraini government, we have requested them when the delegation and met that they must ensure that Pakistan must be brought back in FATF of the list. सत्ता में अब बात करते हैं महाराष्ट्र में शुरू की गई लाडकी बहन योजना की। महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी गठबंधन के लिए गेम चेंजर बनी इस योजना पर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकार की जांच में पता चला है कि सरकारी नौकरी करने वाली कई महिलाएं भी इस योजना का लाभ उठा रही हैं। अब तक की पड़ताल में करीब 2600 ऐसी महिलाओं का नाम सामने आ चुका है। माना यह जा रहा है कि यह संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। योजना के लिए लगभग 2,45,00,000 महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया। हालांकि आवेदन की समीक्षा के बाद तकनीकी या पात्रता के आधार पर अब तक 9 लाख महिलाओं के नाम हटाए जा चुके हैं, जबकि 41 लाख महिलाओं के नाम स्क्रूटिनी लिस्ट में है, जिनकी जांच की जा रही है। आरोप यह है कि इनमें वो महिलाएं भी हैं जो लाडकी बहन योजना के साथ साथ किसी दूसरी योजना का भी लाभ ले रही हैं। इस तरह की गड़बड़ियां सामने आने के बाद विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने इसको लेकर गलती कबूल की है। ये कहा है कि चुनाव नजदीक होने की वजह से आवेदनों की समीक्षा करने के लिए वक्त बहुत कम था। हालांकि विपक्ष इसे गलती नहीं, घोटाला बता रहा है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि फर्जी नाम से पंजीकरण कर घोटाला किया गया। अजित पवार ने माना कि हमसे गलती हुई, सभी को लाभ देना गलत था, जिस पर विपक्ष ने कहा कि पहले योजना के नाम पर महिलाओं का वोट खरीदा गया और अब उन्हें धोखा दिया जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारानं सुरू झालेली माझी लाडकी बहीण योजना ही प्रत्येक गरजू महिलेच्या उपयोगी पडतीये। लागू होत्या त्यावेळेस या सगळ्या गोष्टी तपासण्याच्या करता जेवढी वेळ पाहिजे होता तेवढा मिळाला नाही, तरी आपण आव्हान केलेलं होतं। आपल्याला असं वाटलं होतं की जे त्याच्यात बसत नाही ते अर्ज करणार नाही किंवा मागणी करणार नाही। वोट खरीदने की साजिश थी, उस साजिश में वो कामयाब हो गए। अब उस साजिश पूरी करने में पूरा महाराष्ट्र का अर्थकरण बिगड़ गया, पूरी तिजोरियां खाली हो गई, जितना भी धन संचय था बह गया, अब रहा कुछ नहीं। तो अब बहनों को काटने का काम है तो काट डालेंगे। ते काही जास्ती म्हणजे लाडक्या बहिणीच्या नावाने ज्या कर्मचाऱ्यांनी असं करायला नको होतं, 1,500 रुपये महिन्याकरता आपण त्या ठिकाणी सरकारी सेवेत असलेल्या नोकरदारांनी बहिणींनी ते परत करायला पाहिजे। शासन वसुली करेलच। काही खात्यांनी चौकशी सुरू केली, काही खात्यांनी कारवाई सुरू केली। भाऊंच्या मदतीमुळे अशा कित्येक महिलांना आपली स्वप्न पूर्ण करता है। कोई भी कोई योजना बनाते हैं तो सबसे पहला तो काम है कि योजना की पूर्व तैयारी होनी चाहिए। इलेक्शन को देखते हुए घाई से बनाई हुई योजना है और उसको आपको भी बताया क्यों बनाई थी। तो ऐसा है कि उन्होंने जो बनाना था वो बना दिया। अब उनकी जिम्मेदारी है कि हर महिला को न्याय दें। सरकारी उसमें कोई कर्मचारी है वो तनख्वाह सरकार की ले रहे हैं और इधर स्कीम में भी आज उसका भी फायदा लोग उठा रहे, कोई महिला हमारी बहनें उठा रही। तो मुझे लगता है ये बात बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको जो लाभ मिल रहा है वो भी बंद कर दिया जाए। वो योजना थोड़ी था, वो तो ठग करने का काम था। वो तो खाली हमारी बहनों को फंसाने के लिए निकले थे, फंसा लिया, वोट ले लिया। अब जो है वो 20% लोगों को भी पैसे नहीं मिलेंगे। वो तो कार्रवाई करने की बात कर रहे ताकि लोग डर जाएं, पैसा ही मांगने नहीं आए। छानबीन तो पहले करना था उन्होंने, हर एक घर की छानबीन करना था। इसमें कौन शासकीय महिला है या कौन शासकीय महिला नहीं है, किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए, इसकी छानबीन पहले करते तो इस प्रकार की समस्या नहीं आती।